हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी। तो आज हम एटॉमिक संरचना का लेसन आगे बढ़ाते हुए परमाणु भार पढ़ेंगे। मैंने आपके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था भी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर परमाणु भार का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है परमाणु भार। क्या है परमाणु भार? परमाणु भार क्या होता है वो हमें अध्ययन करना है। चलिए तो शुरू करता हूँ मैं। परमाणु भार इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एक चीज और पढ़ेंगे हम, परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है। इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो पुराने टाइम के अंदर यानी कि आज कुछ साल पहले जो हम कोई भी तत्व का प्रतीक चिन्ह लिखते हैं यानी कि पूरा सिंबल लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ZXA लिखते थे। ये क्या पहले ओल्ड। और आप प्रेजेंट के अंदर अपने कैसे लिखते हैं? ZXA ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान के अंदर ऐसे लिखते हैं। सिंबल है ये, इसका प्रतीक ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कोई भी एलिमेंट है ना उसकी व्याख्या करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो जेड क्या होता है? जेड तो होता है परमाणु क्रमांक। मैंने अभी हेडिंग डाली परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक। ए क्या होता है? ए क्या होता है? ए होता है एटॉमिक मास। ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर में होता है, जिसे हमने कल क्या बताया था? न्यूक्लियन बताया था। क्या बताया था? न्यूक्लियन बताया था। क्या बताया था? न्यूक्लियन। जो एटॉमिक मास होता है उसे हम न्यूक्लियंस कहते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होते हैं। ये तो हो गया ए। और जेड क्या होता है? जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर मतलब जो जितने नंबर का परमाणु तत्व है उसके परमाणु क्रमांक। और एक्स क्या होता है? कोई भी तत्व का प्रतीक चिन्ह। जैसे हाइड्रोजन लिखे तो एक्स की जगह क्या आएगा? एच आएगा। अपने कार्बन लिखे तो सी आ जाएगा, नाइट्रोजन लिखे तो एन आ जाएगा। तो एक्स का कोई भी तत्व का प्रतीक चिन्ह होते हैं, ठीक है। और जेड क्या होता है? जेड अगर परमाणु उदासीन है तब तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अभी मतलब हाइड्रोजन है तो एक आ जाएगा, कार्बन है तो छः आ जाएगा। लेकिन अगर उस पर चार्ज हो, यदि उदासीन हो तब तो यही आएगा। अगर उस पर चार्ज हो, जैसे नाइट्रोजन पर माइनस लगा दिया तो कितने आ जाएंगे? एक तो अधिक आएगा ना, ये तो 7 नंबर का था, एक और है तो 8 आ जाएंगे। जेड की संख्या कितनी आ जाएगी? 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये उदासीन परमाणु यानी कि प्रोटॉन सेम रहता है। इस टाइम क्या था? प्रोटॉन सेम रहता है। भी आप ये समझिए भी ये उदासीन है तो प्रोटॉन इसमें जितने परमाणु क्रमांक है ना, आपने तो ये समझना है जितने नंबर का परमाणु है उतने ही, अगर उदासीन है जब तो सेम रहेंगे, उतने प्रोटॉन उतने रहेंगे। लेकिन जैसे चार्ज आ गया ना तो ये तो इतना ही रहेगा परमाणु क्रमांक तो, लेकिन जो उसके प्रोटॉन है ना वो चेंज हो जाएंगे। ये प्रोटॉन है ना, ये प्लस चार्ज आएगा तो घट जाएंगे और माइनस आएगा तो एक बढ़ जाएगा, ये प्रोटॉन बढ़ जाएंगे ना, ये उसमें फर्क पड़ेगा। तो ये हमने क्या पढ़ा? परमाणु भार और परमाणु क्रमांक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ भी आगे क्या होता है। अब हमें आगे क्या निकालना पड़ सकता है? एटॉमिक मास देख के प्रोटॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसको घटाना ही है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें इसको आगे पीछे करके घटाना है या कुछ मतलब जो पूछा जाए हमें बस वो ज्ञात करना है। जैसे न्यूट्रॉन पूछ ले तो द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉन घटा देंगे। क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा देंगे। प्रोटॉन की जगह हम जेड भी लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक, तो ये आ गया अपना न्यूट्रॉन आ गया, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, वो एग्जांपल करिए आप। जैसे एक तत्व है वो कैसा है? परमाणुक है और द्विऋणात्मक है, सॉरी द्विऋणात्मक स्पीशीज है, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज है। और उसका परमाणु क्रमांक ना जेड है वो 16 है। और उसका जो परमाणु भार है ना ए वो है 32। तो हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करने हैं। तो पहले तो देखो भी द्विऋणात्मक है, यानी कि कोई भी हम एक्स मान लेते हैं द्विऋणात्मक है, मतलब कि जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन तो कितने होंगे? 16 ही होंगे ना,
ये Z 16 है, तो प्रोटॉन भी 16। ये तो मैंने बताया था, जितने नंबर का तत्व उतने प्रोटॉन होते हैं, जितने नंबर का जो तत्व है परमाणु क्रमांक है उतने प्रोटॉन होते हैं, तो जो आगे 16। अब 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भी, हमने परमाणु की परिभाषा पढ़ी है जी, उसके चारों ओर उतने इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो 16 है, तो 16 तो यही है, लेकिन 2 और ग्रहण कर लिए तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 18 आ गए। कितने आ गए, 18 आ गए। अब द्रव्यमान की संख्या कितनी दे, बाहर कितना दे रखा है, 32। यहाँ 32 लिख दो। 32 माइनस प्रोटॉन कितने हैं, 16, और 32 में 16 गए तो 16। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 16 आ गए। न्यूट्रॉन भी कितने आ गए, 16 आ गए। इसके अंदर प्रोटॉन भी 16 है, न्यूट्रॉन भी 16 है, और इलेक्ट्रॉन ना वो 18 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी। अब क्या है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, ये हमारा आंसर आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो सकती है। ये मैंने आपको बताया, अपवाद वैसे चेंज नहीं होती, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होती रहती है, क्योंकि मेन काम उनका होता है न्यूट्रॉनों का ही। ठीक है, ये हमारा हो गया परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक ना वो है EMW। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इसे बोलते हैं EMW, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ये कैसे होते हैं, देखिए आप, ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ये लो, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ये कैसे बनेगी देखते जाना। ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या होता है, एक ये बन गया, करो एक ये बन गया। ठीक है, ये इधर, ये इधर। एक फील्ड तो मैंने ये बना दिया, ये तरंग है, तो एक तो मैंने ये बना दिया, और एक जो ब्लैक यानी कि रिक्त छोटा एक ये बन गया। तो ये क्या, 2 क्षेत्र है, एक तो है विद्युत क्षेत्र और एक है चुंबकीय क्षेत्र। देखो हमने नाम में ये लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, 20 सदिश। ये दोनों क्या होते हैं, ई सदिश और बी सदिश आपस में लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, और इस प्रकाश को हम ये क्या बोलते हैं, EMW बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके अंदर क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लंबवत होता है, और ये आपस में लंबवत होते हैं। ये इस तरीके से क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बनता है। ये हमारा क्या तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, वेव है। अब इसके अंदर कहता है सभी EMW होती है ना, जितनी भी ये EMW होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इनका जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो सेम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको हमेशा याद रखना, ऑलवेज। C बराबर 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड, इतना इनका क्या होता है, वेग होता है। एक ये निर्वात में गमन कर सकते हैं, इनकी विशेषताएं हैं, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, इनका कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनको कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये 2 नंबर कौन आ गया। 3 नंबर आ गया, जो ध्वनि तरंगे होती है ना, वो यांत्रिक तरंगे होती है, वो EMW नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखना, जो ध्वनि तरंगे होती है ना, उन्हें आप EMW नहीं मानना। क्या नहीं मानना, EMW, क्योंकि इनके अंदर माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर ये कौन सी तरंगे होती हैं, ये यांत्रिक तरंग होती हैं। कैसी होती है, यांत्रिक तरंग होती है। समझ में आ गया। तो कौन कौन से गुण पढ़े, एक तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरा, इनका वेग होता है वो सेम होता है, 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और लास्ट हमने पढ़ा था, जो ध्वनि तरंगे होती है ना, वो यांत्रिक तरंगे होती हैं, क्योंकि इनके अंदर माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ये EMW नहीं होती। तो ये हमने पढ़ लिया। चलिए अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा टॉपिक वो देखिए आप। जो कोई भी एक वेव लेता हूँ मैं, कोई भी एक वेव लेता हूँ, ये लो, ये मैंने एक वेव ले ली, तरंग ली मैंने, ये आगे बढ़ाते हैं, चलती जाएगी। तो हमें इसके अंदर ये देखना है भी, जो 2 जो हाई पीक है
जो लो पीक है हमने वो देखना है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लो पीक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, मिनिमा। और जो हाई होता है उससे बोलते हैं श्रिंग। क्या बोलते हैं, श्रिंग। हाई पीक को क्या बोलते हैं, श्रिंग। लो पीक को क्या बोलते हैं, गर्त। ये होता है मैक्सिमा और ये होता है मिनिमा, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, दो सुरंगों के बीच की दूरी, या दो यहाँ पर आ गया गर्त, तो इन दोनों के बीच की दूरी, दो सुरंग के दो, चाहे दो गर्त के दो, या दो हाई पिक के दो, या दो लो पिक के दो, उन दोनों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य दो पिकों के बीच की दूरी है, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, लेंथ मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है ना। तो इनका जो मात्रक होता है वो दूरी है। तो दूरी का मात्रक क्या क्या होते हैं, लेमडा को हम ज़्यादातर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे, या नैनोमीटर के अंदर लिखेंगे, या हम पिकोमीटर में लिखेंगे, या सेंटीमीटर में लिखेंगे, या मीटर में लिखेंगे। ये इसके मात्रक है, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर और आंगस्ट्रॉम। इसे बोलते हैं ऑंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होता है, नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁹ मीटर होता है, और ये बहुत कम आता है। सेंटीमीटर आपको पता है, मीटर आपको पता है। तो ये होती है दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी, तरंगदैर्घ्य कहलाती है लेमडा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। और पिकोमीटर आप समझना चाहो तो समझ सकते हैं, 10⁻12 होता है, सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर होता है, और ये मीटर आ ही गया। तो दूरी का मात्रक तो हमने SI मात्रक कौन सा लिया था, मीटर ही तो लिया था, तो ये मीटर आ गया। मैंने आपको पहले बताया था शुरू करने से पहले। तो ये हो गया। अब क्या है, जब हम EMW जो तरंग आएगी, ये लो EMW तरंग आ गई, तो ये क्या होगा, जैसे एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के जितना वो किए जाएंगे, जितनी लेमडा की संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसके अंदर, इस एक सेकंड के अंदर जितनी लेमडा की संख्या होगी, ये एक लेमडा है ना, ये मैंने बताया एक लेमडा, इस एक सेकंड का जितनी लेमडा होगी ना, वो क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ भी, एक सेकंड के अंदर जितनी भी लेमडा की संख्या होती है उसे हम आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति सेकंड तरंगदैर्घ्यों की संख्या होती है ना, वो क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है, जिसे हम न्यू से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यू से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। या क्या होता है, सेकंड इनवर्स, यानी कि पर सेकंड। क्या होता है, पर सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड, एक सेकंड के अंदर लेमडा की संख्या होती है ना, वो क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। समझ में आ गया। या इसे एक और लिखते हैं, साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, एक चक्कर के अंदर है ना, एक चक्कर लें तो एक चक्कर के अंदर प्रति सेकंड के अंदर कितनी तरंगदैर्घ्यों की संख्या, वो क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है, क्योंकि प्रति सेकंड हमने देख रहे हैं। अब ये किसके बराबर होता है, न्यू समानुपाती 1 लेमडा, क्योंकि इसके अंदर ही तो है, लेमडा ही तो देखनी है। जब समानुपाती अपने हटाएंगे तो मात्रक आएगा ना, जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा C। तो न्यू बराबर C/में लेमडा, न्यू बराबर C/में लेमडा आएगा। तो ये हमारा क्या आवर्ती का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम जो इसका मात्रक निकालेंगे, न्यू का कैसे निकालेंगे, ये C के वेग, अभी मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका वेग होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मीटर पर सेकंड, मात्रक निकाल रहे हैं अपने। और लेमडा तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर से मीटर कट हो गया, तो ये पर सेकंड नीचे जाएगा, तो इसका मात्रक तो सेकंड इनवर्स आएगा ना। और 1/सेकंड होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, न्यू आ गया, आवर्ती आ गई। तो हमने अब क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी, विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसके अंदर तरंगदैर्घ्य की परिभाषा पढ़ी, आवर्ती की परिभाषा पढ़ी, और एक हमने फॉर्मूला लिखा, न्यू बराबर C/में लेमडा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर आज वाला समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।